बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। उसे इसके हाल पर छोड़कर बाथरूम की तरफ चल दिया। ठंडे और गर्म पानी की तेज धारों में काफी देर तक नहाने के बाद जब मेरे बदन का एक एक मसाम खुल गया तो मैं लिबास बदल कर ड्राइंग रूम में आया, जहाँ ट्राली पर चाय और इसके पुरतकल्लफ लवाज़िम मौजूद थे। तुम रात किस वक्त वापस लौटे थे? मेरे बैठते ही सुल्तान शाह ने सवाल दाग दिया। रात भर झुक मारने के बाद मैं सुबह 8 बजे थका हारा वापस आया था, मैंने गुर्राते हुए कहा। ये मेरा नहीं, गजाला का ख्याल था। इसने जल्दी से मुदाफाना लहजे में कहा, तुम्हें मालूम है कि मैं तो 11 घंटे की नींद का हवाला दिया था। अगर तुम झुक मारने के लिए ही अव्वल खान के साथ गए थे तो ये शौक भी पूरा हो सकता था। बस अब तुम चुप रहो। गजाला खोलती हुई चाय प्यालियों में उंडेलती हुई बोली। जब तक मेरी आंख नहीं लगी मैं पल पल खैर की दुआएं मांगती रही थी। रात की कहानी खासी हौलनाक और दिलचस्प होगी। वहम, क्यास और अंदेशे मेरे जहन में भी थे। सुल्तान शाह ने एक बिस्किट उठाकर कहा, ये कहानियां उसी वक्त तक होती हैं जब तक अपना आदमी नजरों से ओझल रहता है। डैनी को जिंदा सलामत देखने के बाद आसानी के साथ ये फर्ज किया जा सकता है कि रात को सब ठीक ठाक रहा होगा। वो मुझे चिढ़ाने के लिए बकवास करने पर तुला हुआ था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो खुद भी मेरी तजर्बात की तफसीलात जानने के लिए मुस्तरब रहा होगा। गजाला ने रिमोट कंट्रोल यूनिट के जरिए टेलीविजन की आवाज बंद कर दी, क्योंकि जमीन पर खलाई मखलूक के हमले पर बनी हुई एक कार्टून फिल्म का शोर यक बयक बहुत तेज और नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। इन दोनों को ये तो मालूम था कि मैं पिछली रात एक अहम मिशन पर अव्वल खान के साथ कहीं गया था और इस मिशन का मकसद मुल्ला सरकार के हमनवा कमांडर की सरकोबी था। हकीकत ये है कि पिछली रात नर्सरी के बस स्टॉप के आखिरी सिरे पर अव्वल खान का इंतजार करते हुए वो तमाम बातें मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी जिनसे बाद में दो चार होना पड़ा। इनके सवालात शुरू होते ही मुझे सुल्तान शाह की खुश कलामियों का जवाब देने का मौका मिल गया। मैं इन्हें सिसका कर बहुत इख्तिसार के साथ उनके सवालात के जवाब देता रहा, लेकिन एक रात के भयानक जंगी तजर्बात पर मुश्तमिल वो कहानी इतनी जानदार थी कि मेरे गैर मुसलसल बयान के बावजूद हैरत से इन दोनों की आंखों के डेले कशादा होते चले गए। मैं दिन भर सोता रहा। इस दौरान में उन दोनों ने खासी खरीदारी करके जरूरत की हर चीज फ्लैट में जमा कर ली थी। गजाला मेरी शराब नोशी से नाला थी, लेकिन जानती थी कि मैं इस आदत बाद में मुब्तला हूँ, इसलिए उसने सुल्तान शाह से ब्लैक डॉग की 3 बोतलें भी मंगवा ली थी। इस रोज मेरे वजूद पर ऐसी कसलमंदी तारी थी जैसे मैं कोई बड़ी महम सर करके आया हूँ। हालांकि मैंने अपनी जमात के दूसरे लोगों के साथ बैठने और देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया था। मेरी फरमाइश पर सुल्तान शाह बाहर से गर्मा गर्म खाने लेने के लिए चला गया और मैंने पैमाना और शराब की महफिल सजाकर गजाला के पैकरे शबाब को अपने रूबरू बिठा लिया। अगली सुबह के अखबारात में गदरा के मुकाम पर होने वाली खूनरेज फौजी कार्रवाई के बारे में कोई मफहूम सा इशारा भी नहीं था। सुल्तान शाह ने रात ही को बता दिया था कि शाम के अखबारात में भी इस बारे में कोई खबर नहीं छपी थी। बड़ी सुर्खियों में कुछ न पाकर जब मैंने छोटी छोटी एक कालमी खबरों का जायजा लेना शुरू किया तो पहले ही सफे पर मेरी नजरें एक खबर में उलझ कर रह गईं। वो हमारे साथ महाज पर परवाज करने वाले सीनियर रिपोर्टर का रोजनामा था। खबर की सुर्खी थी, क्यूबा के नामा निगार या गैर मुल्की जासूस। पहले सफे पर खबर का मुख्तसर सा मतन था, बकिया तफसीलात आखिरी सफे पर थी। पूरे अखबार में ऑपरेशन डेजर्ट ट्रैप के बारे में एक लफ्ज भी नहीं छपा था। शायद आखिरी लम्हात में इस कार्रवाई को सीगा राज में रखने का फैसला कर लिया गया था, इसलिए सीनियर रिपोर्टर ने अपना सारा जोरे कलम मेरे और अव्वल खान के खिलाफ आजमा डाला था। इसका इस्तदलाल ये था कि पाकिस्तान में 2 ऐसे पुरअसरार मुकामी लोग मौजूद हैं जो खुद को क्यूबा की किसी खबर रसां एजेंसी का नुमाइंदा बताते हैं और हसास तरीन कौमी इदारे इन दोनों के दावों को मनो अन तस्लीम कर रहे हैं, जबकि अखबार के जराये के मुताबिक वो दोनों मुश्तबा अफराद हैं और किसी भी कौमी सलामती के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं। इस खबर की वजह और नोयत कुछ भी रही हो, लेकिन मुझे ये एतराफ करना पड़ा कि जिम्मेदार सहाफी जो कुछ देखता और महसूस करता है इसे अपने कारीन तक पहुँचाने में किसी बुखल या कुताही का मुर्तकब नहीं होता। मैंने अव्वल खान के साथ क्यूबा के खबरी इदारे की नुमाइंदगी का दावा जरूर किया था, लेकिन सीनियर रिपोर्टर आखिर तक हमारे इस दावे पर यकीन नहीं कर सका था। इसने अपने तजर्बाकार निगाहों से हमारा झूठ भांप लिया था और अखबार में खबर लगवाकर अपना फर्ज पूरा कर लिया था। अखबार में इसकी एक कालमी खबर की मौजूदगी और असल फौजी ऑपरेशन के बारे में मुसलसल खामोशी से साफ जाहिर हो गया था कि हमारी हुकूमत इस वाक़े के अखफा या इजहार के बारे में तजबजब का शिकार थी।
दी। गदरा में ISPR की निगरानी में जाने वाली टीम की मौजूदगी इस बात की मजहर थी कि हुकूमत अखबारात में निहायत धूमधाम से इस मार्के की कवरेज चाहती थी ताकि दूसरे मुल्क इन अनासर की शिद्दत के साथ हौसला शिकनी हो। लेकिन अखबारात की पुरअसरार खामोशी से जाहिर हो रहा था कि कौमी मकासद में भरपूर कामयाबी हासिल कर लेने के बावजूद कुछ लोग ऑपरेशन डेजर्ट ट्रैप पर होने वाली आलमी रद्द अमल से खाइफ थे। वीरा हैरी किसिंजर के दफ्तर जाने के बाद से यकसर मफकूदुल खबर और इसकी तरफ से कोई राबता होने की उम्मीद भी नजर नहीं थी, लेकिन ले देकर कासिम ही ऐसा आदमी रह गया था जिससे वो लॉन्च की आमद के बारे में बात की कर सकती थी। और हैरी ने वो सारा खेल इसलिए फैलाया था कि इसका मतलूबा असलहा बखैर खूबी कराची पहुंच सके। इससे वो तमाम हथियार मुल्ला सरकार के जरिए शोरश पर आमादा अफराद में फैलाए जाने थे। मेरी दानिश में स्पेशल टास्क फोर्स और आर्मी ऑपरेशन की कामयाबियों के बारे में राजदाराना रवैया हमारे हक में हर एतबार से सूदमंद साबित हो रहा था। अगर मुल्ला सरकार की इबरतनाक हलाकत की तशहीर कर दी जाती तो इसकी पुष्ट पनाही पर परवान चढ़ने वाले चंद डाकुओं के हौसले जरूर पस्त हो सकते थे, लेकिन फिर STF के 8 कमांडो सरहद पार जाके कमांडर के सामने मुल्ला सरकार के कासद का रूप इख्तियार नहीं कर सकते थे, जबकि चंद डाकुओं के हौसले पस्त होने के मुकाबले में ऑपरेशन डेजर्ट ट्रैप की कामयाबी कहीं ज्यादा अहम और दूर रस नताइज की हामिल थी। दूसरी तरफ हैरी किसिंजर और इसका काउंसलेट भी मुल्ला सरकार के कमांडर के यूनिटों की तबाही से बेखबर अपनी रेशा दवानियों में मसरूफ था। दुबई या खलीज की किसी और नामालूम बंदरगाह से हथियारों की और गोला बारूद से लदी हुई लॉन्च कराची के मुजाफाती साहिल पर रुकवाने की बुनियाद ही इस मफरूजा पर थी कि मुल्ला सरकार अपने जुमला असर रसूख समेत जिंदा था और बेचैनी के साथ हथियारों वगैरह की इस खेप का मुंतजर था ताकि अपने पैरोकारों के जरिए मजालम और बेरोजगारी के सताए हुए सरकश नौजवानों के लश्करों को इंतजामिया के खिलाफ सफ आरा करके सूबा में शोरश और बदअमनी पैदा कर सके। वो एक बहुत बड़ी और मुनज़्ज़म साजिश थी। अंदरूने मुल्क मुल्ला सरकार ने अपना स्टेज तैयार किया हुआ था। दूसरी तरफ सरहद पार से कमांडर चोरी छुपे मुसल्लह दहशत गर्दों और हथियारों की बड़ी तादाद के साथ मुल्ला सरकार से आ मिलने के लिए तैयार था। तीसरी सिमत से हैरी किसिंजर अपनी सफारती मुराद की आड़ लेकर खलीज के इलाका से गैर कानूनी असलहा की भारी मकदार कराची लाने की मनसूबाबंदी कर रहा था ताकि शोरश और बगावत करने वालों को मुकामी तौर पर हथियारों वगैरह की रसद मिलती रहे। और जब ये तीनों अवामल हालात को बहुत ज्यादा बिगाड़ की सिमत में ले जाने में कामयाब हो जाते तो किसी न किसी हीले बहाने से पड़ोसी मुल्क की मुसल्लह अफवाज डंके की चोट पर बैनुल अक़वामी सरहद अबूर करके इन अनासर के साथ शामिल होकर मतवाजी हुकूमत कायम करा देती। वो मुल्क की बका और सलामती के खिलाफ एक भयानक बैनुल अक़वामी साजिश थी जिसमें कीना परवरी पड़ोसी के साथ ही एक सुपर पावर भी पूरी तरह मुलव्वस थी। वो संगीन सूरत हाल हर एतबार से हमारे खिलाफ थी, लेकिन कुदरत इस सरजमीन और इसके सादा लोबासियों पर मेहरबान थी। इसी वजह से बाजी हमारे हक में पलट गई थी। मुल्ला सरकार इस साजिश का कलीदी किरदार था। इसके जहन्नम वासिल होते ही मुकामी साजिशों और इनके गैर मुल्की हमदर्दों के दरमियान कायम दो तरफा रवाबत यकलख्त खत्म होकर रह गए थे। इस अफरा तफरी और बेखबरी से फायदा उठाते हुए कमांडर के हैबतनाक लश्कर का सार कुचल दिया गया और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इन दोनों के अंजाम से बेखबर हैरी किसिंजर को भी मुंह की खानी पड़ेगी। इसके गिर्द हमारा हिसार कदरे कमजोर जरूर पड़ चुका था, लेकिन उम्मीद यही थी कि वो हमारे चुंगल से बचकर अपनी साजिश में किसी भी तरह कामयाब नहीं हो सकेगा। अगर हैरी किसिंजर मकारी से काम लेते हुए वीरा को अपने काउंसलेट में कैदी न बनाता तो हमारा काम काफी सहल और सीधा साधा साबित होता। इसके पकड़ लिए जाने के बाद मेरा काम खासा बढ़ गया था। मैंने कासिम ब्रादर्स का कार्ड देखकर कासिम अली का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। वो शहर के मसरूफ तरीन कारोबारी और तजारती इलाके का फोन नंबर था। इसके लिए तीसरी कोशिश में लाइन मिल सकी। ऑपरेटर ने नरम और सुरीली आवाज में खासी तहजीब के साथ मेरा हदूद अरबा दरियाफ्त किया और दिलावर खान फ्राम कस्टम इंटेलिजेंस जैसा मरूब कुन जवाब सुनते ही बुखला गई। इसके होल्ड ऑन प्लीज कहते ही रिसीवर में मौसीकी की आवाज सुनाई देने लगी और चंद लम्हों बाद ही कासिम अली लाइन पर आ गया। इसने निहायत तपाक से मेरे सलाम करके मेरे मजाज पुरसी की थी। फोन पर हेलो की बजाय सलाम से गुफ्तगू की इब्तिदा का वो अंदाज मुझे पसंद आया, लेकिन वो आदत सिर्फ इसी वक्त काबिल तारीफ कही जा सकती थी जब छोटे बड़े और गरीब अमीर का इम्तियाज किए बगैर हर एक से
इसी अंदाज में खिताब किया जाए मुक्तदर और अपने से ज्यादा बाहैसियत लोगों के सामने तो हर एक ही सरापा इनकिसार बनने की कोशिश में मुब्तला हो जाता है। आज तुम्हें माल देना है, मैंने इसी की याद दहानी के लिए फोन किया। रस्मी फिक्रों के तबादले के बाद मैं फौरन ही मतलब की बात पर आ गया। मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो तो मेरा काफी फायदा हो सकता है। इसकी खुशामदाना आवाज उभरी। 2 दिन बाद तो तुम्हारी फाइल तैयार होकर ऊपर वालों के पास जा चुकी होगी और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ऐसे मामलात में उधार करने का कायल नहीं हूँ। मेरा पैसा FEBC में लगा हुआ है। वो गिड़गिड़ाते हुए वजाहत करने लगा। पिछले 2 रोज में इसका भाव 7.25 से 9 चला गया है। धंधे में तेजी आई हुई है। लोग धड़ाधड़ अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं। 2 दिन में ये भाव 11 से ऊपर जाएगा और मेरा 2 पैसे का फायदा हो जाएगा। तुम मेरे मकरूज हो। कर्ज की रकम से धंधा चलाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें मालूम है कि मिसेज फिलहाम तो बंदोबस्त कर ही चुकी हैं। मेरा इस मामले में बहुत थोड़ा सा फायदा है जिसे मैं गिनवाना पसंद नहीं करूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, कासिम अली जुबान का पक्का है। 2 दिन के बाद तुम्हारी पूरी रकम हाथ जोड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इस ख्याल में न रहना कि फाइल पर नोटिंग करके मैं इसे कटवा लूंगा। मैंने इस लालची शख्स के साथ नरमी से बात करने का फैसला करते हुए कहा, सरकार का नुकसान हो रहा हो तो पुराने वाजबात वापस लेने मुश्किल हो जाते हैं। खजाने को पैसा मिलने का इम्कान 10 साल पुरानी फाइल भी रीओपन कर सकते हैं और तुम्हारा मामला इस किस्म का है। एक बार मैंने केस बिगाड़ दिया तो तुम अपने तान के कपड़े बेच कर भी करोड़ों रुपए के वाजबात अदा नहीं कर सकोगे। बाबा, मुझे ये सब मालूम है। इन बातों को दोहरा कर क्यों खून खुश कर रहे हो? वो खौफजदा लहजे में कर रहा था। बाद में तुम्हारा हिसाब साफ कर दूंगा, पर मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि केस बनने से बदनामी जरूर होगी, लेकिन मेरा ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मेरी कंपनी के सारे असासे 40-45 लाख से ज्यादा नहीं हैं। अपील और कोर्ट्स के चक्कर में 2-4 साल, अगर मैं इसे आधा और निचोड़ लूंगा, सरकार 20-25 लाख मैं वसूल करके कंपनी को दिवालिया कर देगी और बस मैं किसी से धंधा चालू कर लूंगा। ये पैसे की नहीं, इज्जत और साख है जो मुझे डरा रही है। हम लोग इधर पार्टीशन से पहले से रह रहे हैं। कासिम ब्रादर्स की बुनियाद 70 साल पहले मेरे बाप ने रखी थी। इस पुरानी कंपनी की साख बचाने और बदनामी से बचने के लिए मैंने तुमसे सौदा किया है, वरना तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 10 लाख अपनी मर्जी से इनाम मैं दे सकता है। इस 20-25 लाख की कंपनी डूबने से क्या फर्क पड़ सकता है? इसका मतलब है कि तुम वाकई मोटी आसामी हो। मुझे ज्यादा रकम का मुतालबा करना चाहिए था। गलत बात। इसकी खुद ही यक बेयक बुलंद हो गई। आपका मुतालबा नहीं था। मिसेज लेजली से लॉन्च पर बात तय हो गई थी। मैंने अपनी मर्जी से ऑफर की थी। तुम कस्टम देखते होगे। अपने इम्पोर्टर भाई किस किस आइटम में माल बनाते हैं, मुझे आइटम और इससे माल पानी बनाने का तरीका बताओ। 4 आने की पत्ती तुम्हारी होगी, तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारे बच्चे खुशहाल होंगे और मैं भी कुछ कमा लूंगा। हम लोगों को पार्लियामेंट में साजी मिल जाते तो हम करोड़ों का ब्लाइंड खेल सकते थे। हैं? मैंने 1.5-2 लाख रुपया जरूर जोड़ा हुआ है। मैंने एक रिश्वतखोर मगर मजलूम बने हुए सरकारी मुलाजिम की मंजरकशी करते हुए पुरख्याल लहजे में कहना शुरू किया, मगर ये नाकाफी था। मेरे बीवी बच्चे 2 कमरों वाले एक सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, जिनकी टीन की छतें गर्मियों में तनूर की तरह तपती हैं और बरसात में छलनी की तरह टपकती हैं। अपनी तनख्वाह में मैं अपने घर का चूल्हा 2 वक्त रोशन रखने का बंदोबस्त भी नहीं कर सकता। हम सरकार को करोड़ों का रेवेन्यू कमा कर देते हैं। हमारे इख्तियारात लामहदूद हैं। हम जब और जिसे चाहें किसी स्कैंडल में मुलव्वस कर सकते हैं। तुम्हें मालूम है कि ताजर और खास तौर पर इम्पोर्टर कहीं न कहीं कोई न कोई गपला जरूर करते हैं ताकि बारी शरह से आयद ड्यूटियां बचाकर अपनी तिजोरियों की शिकम परवरी कर सकें। हम जो ही इनकी दुम पर पांव रखते हैं तो वो तिल मिलाकर खुद ही रकमों के लिफाफे ले आते हैं। वो लाखों की चोरी करते हैं और साहूकार बने रहते हैं। सरकारी मुलाजिम होने के नाते हम कहीं भी सामने आकर अपना दिफा नहीं कर सकते। तुम पहले इम्पोर्टर हो जिसने फराख दिली के साथ मुझे एक बड़ी रकम देने का वादा किया है। मैं जानता हूँ कि ये लेजली फिलहाम की वजह से मुमकिन हुआ है। तुमने अपनी कमाई का एक हकीर तरीन हिस्सा मुझे दिया है, लेकिन ये रकम वाकई मेरे बाल बच्चों का मुस्तकबिल बदल देगी। मैं रिहाइश के लिए इन्हें एक ऐसी छत फराहम कर सकूंगा जो गर्मियों में तपती हो, न बरसात में टपकती हो। हमारी हुकूमत हमारी जरूरतों से गाफिल है और मुसलसल खसारे में जा रही है। तुम जैसे लोग छोटे और बड़े सरकारी मुलाजमीन की जरूरतों का ख्याल
ख्याल रखते हैं और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। मौजूदा हिसाब बेबाक करने के बाद मैं जरूर तुमसे राब्ता रखूंगा, क्योंकि इसी में मेरी तुम्हारी भलाई है। बिल्कुल हमें अपने अपने फायदे के लिए सोचना चाहिए। इसमें असल ईमानदारों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। ज्यादातर ईमानदार ऐसे हैं जो कहीं हाथ ना पड़ने की वजह से और खिसिया कर मुल्को कौम के फायदे की बात करते हैं। इन्हें जैसे अफसरों की कुर्सियां मिल जाएं तो 10 बरस की लूट खसूट एक दिन बल्कि 10 घंटों में पूरी कर लेंगे। जब हुकूमत गूंगी बहरी हो चुकी हो और हालात इतने खराब हों तो हर एक को बस अपने काम से काम रखना चाहिए। तुम्हारे बाल बच्चे भी इसी मुआशरे का एक हिस्सा हैं। इनके हालात सुधरेंगे तो मुआशरा भी सुधर जाएगा। तुम्हारी बातें सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। मिसेज लेज़ली फिलहाम यहाँ आकर हैरान है कि कदरे माकूल कौमी आमदनी का तनासब रखने के बावजूद हमारे यहाँ गंदे नालों के किनारे झोंपड़े में बसने वाले मफलूकुल हाल लोग नंगे और भूखे क्यों नजर आते हैं। इसे नहीं मालूम कि एक आदमी की आमदनी 0 हो और दूसरे की 1 लाख रुपए रोजाना हो तो हिंदुओं के गोरख धंधे में इनकी औसत रोजाना आमदनी 50,000 रुपए कहलाएगी। वो बहुत अच्छी और खूबसूरत औरत है। वो मेरी बात काट कर हरीसाना लहजे में बोला, तुम किसी वक्त इसे खाने पर ला सको और इससे मेरी दोस्ती करा दो तो मैं तुम्हें खासा बड़ा इनाम दूंगा। तुमसे सौदेबाजी करके दोस्ती की राह तो खुद ही इसने हमवार कर ली है। फोन करे तो खाने पर मदऊ कर लेना। कहीं तुम इसके इश्क में तो मुब्तला नहीं हो गए हो। इश्क इससे किया जाता है जो अपनी दस्तरस में हो। वो हजारों मील दूर दूसरे बड़े आजम में रहती है और मिस नहीं बल्कि मिसेज है। इससे तो वक्ती तौर पर ही दिल बस्तगी का सामान किया जा सकता है और बस वो फोन करे तो इसे किसी अच्छे होटल में खाने पर मदऊ कर लेना। मैंने इसे उकसाया। ऐसे खूबरू मेहमानों के लिए मैं पूरे साल शहर के एक 5 स्टार होटल में कमरा बुक रखता हूँ। मौत और खूबसूरत औरत का कोई भरोसा नहीं होता कि कब और कहाँ आ टकराए, लेकिन तुम्हारी ये लेज़ली तो रास्ता ही नहीं देती। कल इसने फोन किया था लेकिन मुझे लॉन्च से आगे कोई बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। वो लालची औरत है। वैसे भी इन अमरीकियों में इज्जत तो हुर्मत का वो तस्वर नहीं होता जो हमारे यहाँ राइज है। मुंह का जायका बदलने के लिए, बर्गर खा लेने और दिल बहलाने के लिए किसी अजनबी के साथ शब बसरी में ये लोग ज्यादा फर्क नहीं समझते। इसे कीमती तहाइफ का लालच दूंगा तो वो तुम्हारी तरफ जरूर माइल हो जाएगी। वैसे लॉन्च की आमद का क्या प्रोग्राम तय हुआ है? तो क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं? इसने हैरत के साथ सवाल किया। तुम्हारे केस की फाइल मेरे पास थी। दूसरे केस के सिलसिले में वो आजकल वैल्यूएशन वालों के साथ वक्त गुजार रही है, इसलिए मेरी और इसकी मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने नफासत के साथ झूठ बोला। मुलाकात हो तो इसे फांसने की कोशिश जरूर करना। वो खुशामदाना लहजे में बोला। तफरी और दिल बस्तगी के लिए बिगड़ी हुई वलायती मेम से बेहतर मखलूक रूए जमीन पर कहीं नहीं मिलती। ये बताओ कि लॉन्च का क्या प्रोग्राम मिला है? मैंने पुरख्याल लहजे में पूछा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और तुम फिर लॉन्च का जिक्र ले बैठे। वो चिड़चिड़े लहजे में बोला था। इतनी देर तक गुफ्तगू करने के बाद वो मुझसे खासी हद तक बेतकल्लफ हो गया था। जब तक लॉन्च का मामला इसके सर से नहीं उतरेगा वो किसी सैरो तफरी की तरफ माइल नहीं होगी। इसके बकौल ये इसकी जिंदगी की पहली रिश्वत है जो इसने मेरे एमा पर कबूल की है। ठीक है, ठीक है। इस बार फिर इसने मेरी बात काट दी। लॉन्च परसों रात सोन म्यानी बीच पर घोड़ा क्रैक में लंगर अंदाज होगी। लॉन्च रात को 1 बजे आएगी। मेरा ख्याल है कि सुबह 6 बजे तक इस पर लदा हुआ 250 टन माल मेरे गोदाम में पहुंच जाएगा, क्योंकि इस पर कोई भी पेटी 2 टन से ज्यादा वजनी नहीं है। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे 2 टन कोई वजन ही नहीं हो। मैंने इसे लेज़ली फिलहाम के मौजू से हटाने के लिए हैरत से कहा, तुम्हें क्रेन वगैरह का बंदोबस्त भी करना होगा। इसकी हल्की सी पुरगुरूर हंसी की आवाज सुनाई दी। फिर वो बोला, कुलियों और खलासियों से नरमी से काम लो तो वो 10 किलो वजन के लिए भी क्रेन मांगते हैं। इनसे सख्त गेरी से पेश आओ तो ये कोहे हमालिया को भी अपने जोरे बाजू से 10-15 फुट दूर खिसका देंगे। सारा काम चैन कुपी और मजदूरों के जरिए होगा और फिर भी तुम मुंह अंधेरे निमट जाओगे। मैंने हैरत से पूछा, तुमने गोदी पर तनख्वाह वाली सरकारी और नीम सरकारी लेबर का काम देखा है, इसीलिए हैरान हो रहे हो? ठेके पर काम करने वाले जिन होते हैं। इनमें 60-70 साल के बूढ़े भी इतनी फुर्ती से काम करते हैं कि अकल हैरान रह जाती है। ये सब मेरा काम है। बस ये समझो कि आज से तीसरी सुबह हमारी बुलबुल के जहन से लॉन्च का बोझ उतर चुका होगा। इस लॉन्च का नाम सफीना तो नहीं है? मैंने चौंकने की अदाकारी करते हुए पूछा। मैंने पूछा भी था लेकिन इसने लॉन्च का नाम नहीं बताया। इसका लहजा माजरत ख्वाहाना था। परसों रात 1 बजे जो भी लॉन्च घोड़ा क्रैक
क्रैक में लंगर अंदाज होगी मैं इसे खाली करा दूंगा। शनाख्त कराए बगैर लॉन्च का अमला तुम्हें अपने करीब भी नहीं फटकने देगा। वो सब तय हो गया है। लॉन्च से सवाल किया जाएगा हु कम्स देयर और हम कहेंगे शी इज हेयर। बड़ा सीधा सा कोड है लेकिन वो हमारे साथ नहीं होगी। इसकी आवाज हसरत आमेज हो गई। अगर वो भी वहाँ आ जाए तो ठाठे मारते हुए समंदर के साहिल पर पथरीली चट्टानों में गुजारी हुई रात वो कभी नहीं भूल सकेगी। लेज़ली शराब तो पीती है ना? पता नहीं, मैंने सादगी से कहा। मैं सीधा और सच्चा मुसलमान हूँ। कभी ऐसा मौका नहीं आया कि इसकी शराब नोशी के बारे में जानने का मौका मिलता। मैं इस हरामखोरी से दूर भागता हूँ। माशाल्लाह, इसकी जहर में डूबी हुई आवाज उभरी। बातों ही इस बातों में इसकी बेतकल्फी खासी बढ़ती जा रही थी। शराब हराम समझकर इससे दूर भागते हो तो रिश्वत को किस मुंह की रूह से हलाल समझते हो? देखो यार कासिम भाई, मैंने बेतकल्फाना अंदाज में कहा, रिश्वत इसी वक्त हराम हो सकती है जब हम जैसे बा इख्तियार अहलकारों को रोजी और पेट भर रोटी मिल रही हो। इस मामले में हमारे मौलवी मुल्लाओं को इज्तिहाद के इम्कानात पर गौर करना चाहिए। ये खासा अहम और संगीन मामला है। मेरी बात अधूरी रह गई क्योंकि इसने फौरन ही पुरजोश लहजे में बोलना शुरू कर दिया था। खुदा का खौफ करो दिलावर खान, गुनाह करते हो तो करो लेकिन मजहब को इसका जवाज न बनाओ। अगर तुम्हारे इस्तदलाल को मान लिया जाए तो कम तनख्वाह वालों को रिश्वत की इजाजत मिलने के साथ ही बेरोजगारों को चोरी और डकैती का हक मिल जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल वही बकवास है जो आए दिन डाकुओं की तरफ से शाम के अखबारात में शाया कराई जाती है। और तुम लेज़ली को किस शरई इख्तियार के तहत फांसना चाह रहे हो? मेरे नेक मुसलमान, मैंने खिसिया कर जहरीले लहजे में सवाल कर डाला। ये भी तो गुनाहों की बदतरीन इकसाम में से एक है। मैंने इसका कोई जवाब देने की कोशिश नहीं की। वो भड़क कर बोला, गुनाह करना इंसान की सरशस्त में शामिल है। नाज़नीनों की दिलजोई मेरी कमजोरी जरूर है मगर मैं इस पर नादम भी होता हूँ। नादम होता हूँ तो गिड़गिड़ा कर तौबा भी करता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी डटाई के साथ अपनी इस कमजोरी का कोई जवाब तलाश करने की कोशिश नहीं की। तुम बहुत चालाक हो, मैंने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा। मेरा मकसद भांपते ही तुमने अपनी चाल बदल दी। क्या तुम अब भी इन लेज़ली को साहिल समंदर पर बुलाना और संगला की चट्टानों पर शराब पिलाना चाहते हो? मैं तुमसे कह चुका हूँ कि ये मेरी कमजोरी है। वो परसों रात को घोड़ा क्रैक पर आ जाए तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। तुम बस इसे वहाँ ले आओ, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। मैं कोशिश करूंगा, इससे आगे तुम्हारा मुकद्दर है, मैंने हथियार डालते हुए कहा। इससे मुझे जो कुछ मालूम करना था वो मैं मालूम कर चुका था। इसकी बातों के अलावा इसके साथ खासी गैर जरूरी बातें भी हो चुकी थी, इसलिए मैंने गुफ्तगू को तोल देने की कोशिश नहीं की। वीरा के जरिए कासिम को घोड़ा क्रैक का नाम देकर चक्कर दिया गया होगा। अब वो नफरी और ट्रकों वगैरह का बंदोबस्त तो कर ही लेगा। आखिरी लम्हात पर मुकाम का नाम तब्दील भी किया जा सकता है। इससे कासिम के इंतजामात में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी बात ठीक ही थी। हैरी अपने तौर तरीकों से बहुत चालाक आदमी मालूम होता था और अपनी मामलात में किसी भी किस्म का खतरा मोल लेने का आदी नहीं था। क्या समंदर में लॉन्च पकड़े जाने की कोई उम्मीद नहीं है? मैंने पूछा। लॉन्च का नाम मालूम हुए बगैर ये बहुत मुश्किल होगा। खुले समंदर में 20 आने वाली हर लॉन्च को रोक कर इसकी तलाशी लेना नामुमकिन होगा। वैसे मेरे बड़ों ने बहरिया के जिम्मेदारों से बात की है। हमारी तरफ से दी जाने वाली इतलात की रोशनी में न सिर्फ इनकी पेट्रोलिंग बोट्स अलर्ट रहेंगी बल्कि लॉन्च के लंगर अंदाज होने के मुकाम के कुर्बो जवार में भी बहरी मुहासरे का खुफिया बंदोबस्त किया जाएगा ताकि खतरा भांप कर लॉन्च का अमला इसे दोबारा खुले समंदर में न ले जा सके। घोड़ा क्रैक पर तो हमारी फोर्स ही कार्रवाई करेगी? मैंने सवाल किया। हाँ, अभी तक तो ये हमारा ही केस है। हालात काबू से बाहर होते नजर आए तो किसी और एजेंसी से भी मदद ली जा सकती है, लेकिन ये बात तय है कि इस ऑपरेशन में पुलिस डिपार्टमेंट को एतमाद में नहीं लिया जाएगा। वो क्यों? इस महकमे में काली बेड़ें घुसी हुई हैं जिनके डाकुओं से गहरे रवाबत हैं। महकमे से होने वाली मुखबरी के नतीजे में आज तक इनका कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका। जहाँ छापा मारा जाता है मैदान साफ मिलता है, जबकि हम अपने मामलात में मुखबरी का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, मैं कासिम से राब्ता रखूंगा और जो ही कोई नई बात मालूम हुई तो तुमको बाखबर कर दूंगा। लेकिन ये तो बताओ कि अखबारात में गदरा के वाकयात का ब्लैकआउट क्यों किया गया है? ये नफसियाती मार है। हंसी के साथ इसकी आवाज उभरी। ऑपरेशन डेजर्ट ट्रैप मुकम्मल होने के 1.5 घंटे के बाद चुप साधने का फैसला किया गया था। मुझे फोन पर जुबान बंदी का हुक्म मिला था जो मैंने तुम तक पहुंचाने की जरूरत नहीं समझी। 2-4 दिन तक इनके मंसूबा साज तजस्सुस में मुब्तला रहेंगे। मेरा ख्याल है कि जब वो इधर से कोई
अच्छी खबर न पाकर जिच आ जाएंगे तो किसी मुज़ाहिका खेज कहानी के साथ वावेला मचाना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि इस वक्त अखबारात में सब कुछ शाया हो जाए। इस मुकम्मल और शर्मनाक तबाही पर इस प्लान के खालकों का कोर्ट मार्शल जरूर होगा। मतलूबा नतायज के हसूल में नाकामी पर कोर्ट मार्शल नहीं किया जाता। इनमें से किसी ने कमांडर और इसके यूनिटों को दीदा व दानिस्ता मरवाया हो तो वो सजा से नहीं बच सकेगा। वैसे इनकी कुल तादाद कितनी थी? मैंने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे मैं GHQ का आदमी हूँ। गदरा से मेरी वापसी के बाद इन लोगों से मेरा कोई राबता नहीं है। अब तो अखबारों से ही कुछ मालूम हो सकेगा। तुम्हारे 8 कमांडो भी तो अंदर की खबरें लाए होंगे। मैंने कहा, इन 8 को ऑपरेशन की तकमील और लाशों की गिनती मुकम्मल होने से पहले ही वापस भेज दिया गया था। वैसे भी वो मेरे पास नहीं आए थे। इन 8 को STF के पिंडी यूनिट से लिया गया था। इससे मैं काफी देर तक बातें करता रहा। मुख्तसर सी रफाकत इससे ऐसी अपनायत महसूस होने लगी थी जैसे वो बरसों से दोस्त और साझी रहा हो। मैंने अगला फोन जहांगीर के घर किया। वहाँ किसी मुलाजिम ने उठाया। इससे पता चला कि जहांगीर बदस्तूर लाहौर में मुकीम था, जहाँ सलमा को लेने गया हुआ था। मुल्क दुश्मनों के साथ होने वाली हौलनाक पैकार में मैं बुरी तरह उलझा हुआ था कि माफिया से बिल्कुल कट कर रह गया था, जिसकी हकीकत ये थी कि मैं इनका तनख्वाहदार मुलाजिम था और सेठ जवानी के बाद मुकामी माफिया में दूसरा अहम तरीन ओहदेदार तस्वर किया जाता था। मेरे बारे में हबीब के अज़ाइम कुछ अच्छे नहीं थे। मुझे बता चुका था कि हबीब मेरी गैर हाजिरी से नाजायज फायदा उठाकर माफिया के बड़ों को मेरे खिलाफ भड़काने के मंसूबे पर अमल पैरा हो ताकि हमेशा के लिए अपनी राह साफ कर सके। मुझे अपनी नीयत और इरादों के बरअक्स माफिया में शामिल होना पड़ा था। इनकार करता तो डॉन 3 के हाथों मार दिया जाता और अब सूरत हाल बरकरार थी। अगर हबीब माफिया के बड़ों में मेरे खिलाफ बदगुमानियां पैदा करने में कामयाब हो जाता तो वो लोग मेरी बेखबरी में मुझे सजा देकर मेरे कत्ल की हदायत जारी कर सकते थे। इस वक्त मेरे पास फौरी नौयत का कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने ट्रेड लाइन के दफ्तर का रुख करने का फैसला कर लिया। जिंदगी का एक ऐसा कमजोर पहलू था जिससे निजात दिलाने के लिए अव्वल खान भी कुछ नहीं कर सकता था। वो ट्रेड लाइन का दफ्तर बेसमेंट में हबीब और इसके आदमियों को तह तेग भी करा देता तो माफिया के चुंगल से जान न छोड़ते। वो पाकिस्तान की हेरोइन की पैदावार पर छा जाने का फैसला कर चुके थे। फिर मेरी जात में तो इनकी इस नौयत की थी। एक तरफ वो माफिया के मुकामी मामलात में मेरी सलाहियतों से इस्तेफादा करना चाहते थे तो दूसरी तरफ जिम्मी लाइट से किसी बड़े सौदेबाजी में मुझे इसके हवाले कर देने के इम्कानात पर गौर कर रहे थे। तवील गैर हाजिरी के बाद दफ्तर में जिसने भी मुझे देखा इसने निहायत तपाक से मेरा इस्तकबाल किया, क्योंकि सेठ हबीब जवानी अगर माफिया का चीफ था तो मैं भी इनका बास था। इस वक्त हबीब जवानी का दफ्तर खाली पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने अपने ही कमरे में बैठना पसंद किया क्योंकि इसके कमरे में छुपे हुए इलेक्ट्रॉनिक आलात से मैं खौफ ही रहता था। कुछ पता नहीं था कि कब गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है और कब खुफिया तस्वीर बननी शुरू हो जाएंगी। मेरे बैठते ही सैंडो फौरी तौर पर मेरे कमरे में आ पहुंचा। इस वक्त मुझे याद आया कि मेरी सैंडो और हबीब जवानी से आखिरी बार गुफ्तगू हुई तो इस वक्त तक मिसेस जवानी मेरी कैद में थी। इसकी खुदकशी के बाद इन दोनों से मेरी बात नहीं हो सकी थी। चीफ की बीवी का क्या बना सैंडो? मैंने छूटते ही इससे सवाल किया। मैंने माफिया में शहर से अपनी गैर हाजिरी का उज़्र पेश किया हुआ था, इसलिए मुझे मुकामी खबरों से लाइल्मी का इजहार करना था। दूसरी बात यह थी कि मिसेस जवानी की लाश बरामद होने के बाद मुकामी अखबारात में भी इसे बेवा करार दिया गया था, इसलिए मैं ये जाहिर करने की पोजीशन में नहीं था कि मैं इसकी मौत से बाखबर था। हम सब कुछ नहीं कर सके बॉस, इसने सर झुकाकर मायूसाना लहजे में कहा। कई दिन के बाद इसकी लाश झाड़ियों में पड़ी हुई मिली। इसके सीने में खंजर का जख्म मौजूद था। इस सदमे ने चीफ को नडाल करके रख दिया है। वो बहुत मजबूत और दिलेर आदमी है। अपनी नाकामी की जिल्लत अमेज मौत पर मैंने इसे किसी बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोते हुए देखा। इन दिनों वो तुम्हें बहुत याद करता रहा। अभी तक पता नहीं चला सके कि इसे ले जाने वाले कौन लोग थे। हबीब जवानी ने अपने साजिशी रवैये से खुद ही मेरे खिलाफ जज्बे को भड़काया था। मैंने इसे जिल्लत और कम तरीके एहसास में मुब्तला करने के लिए इसकी बीवी को अगवा किया था। मेरा इरादा इसे चंद रोज के बाद रिहा कर देने का था, लेकिन ये इसके मुकद्दर की बात थी कि जिस रोज मैंने इसे रिहा करने से कबल डरा धमकाकर जुबान बंद रखने पर मजबूर करना चाहा तो इसने बदनामी के खौफ से मेरे कुछ समझने से पहले खुदकशी कर ली। जेल से हबीब जवानी की मौत का सदाकतनामा जारी हुआ
था और अब कोई कानून इसे मफरूर कैदी की हैसियत से नहीं पकड़ सकता था, लेकिन इसके नाम के साथ इसका बदनाम माजी इससे पेवस्त होकर रह गया था। इसलिए वो गोशा निशीनी की जिंदगी से निजात पा लेने से बावजूद अपने नाम के साथ मंजर आम पर नहीं आ सकता था। अपनी असल सूरत के साथ वो मेरे सामने आया था, या सैंडो इसे पहचानता था, वरना माफिया के हर फर्द के लिए वो गुमनाम था। लोग इसकी आवाज पहचान कर इसके अहकाम की तामील किया करते थे। इस कदर मुक्तदर होने के बावजूद वो बिल्कुल अकेला था और बीवी की मौत पर इसका शोक काबिल फहम था। वो मेरा दोस्त नवा दुश्मन था, लेकिन इससे इसकी बीवी की मौत पर तज़ियत करना मेरे लिए जरूरी था। मैंने इसके घर फोन किया तो इसकी आवाज भारी और दिल गिरफ्ता थी। मुझे तुम्हारी बीवी की हलाकत पर दिली सदमा हुआ है चीफ, मैंने सोगवार आवाज में कहा। तुम्हें कैसे पता चला? मेरी बराह रास्त तज़ियत पर वो बुरी तरह चौंका था। मुझे सैंडो से इल्म हुआ है, मैं आज सुबह ही कराची वापस आया हूँ। ओह, मैं समझा तुम बाहर ही के किसी शहर से बोल रहे हो। हाँ डैनी, मौत तो हर एक को आनी है, लेकिन वो जिस तरह मरी है इसने मेरे दिल में घाव डाल दिए हैं। काश मैं जान सकता कि इसे अगवा करने वाला कौन था, तो मैं इसे बताता कि इबरतनाक मौत क्या होती है। मैं इसके बदन से एक एक पसली काट कर अलग करता और बोलते बोलते वो इश्तियाल में आ गया था, इसलिए मैंने नरमी से इसकी बात काट दी। सब्र और हौसले से काम लो चीफ, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे दस्तो बाजू हैं। लाश यहाँ से मिली है तो इसके कातिल भी इसी शहर में होंगे। जल्द या बदेर हमारे हाथ इनकी शहरग तक जरूर पहुँचेंगे। मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इसी बात का है डैनी, वो तड़प कर बोला। इसे अगवा करने वाले इसी शहर में थे और मेरी बीवी इनकी कैदी थी, लेकिन मैं इसके लिए कुछ न कर सका। सैंडो न जाने कहाँ झुक मारता रहा कि इसे मेरी बीवी की परछाई तक नजर नहीं आ सकी। मेरे आदमियों ने मुझे जलील कराया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।